अपनी दोनों आंखें मूंदकर दौलत चुप ही रही। चित्त की खींच और झुंझलाहट के बीच वह कुछ भी विश नहीं कर पाई। आंखें खुली तो देखा रेक्सी मंत्रमुग्ध सा अहिल्या की ओर ही देख रहा था। एक लंबी सांस खींचकर दौलत ने गर्म चाय की घूंट ली। उस हंसी और कहकहों के बीच सहसा उसका चित्त अशांत हो उठा। बार बार उसे पलंग पर पड़ी अपनी रुग्ण माँ का ही ध्यान आ रहा था। असाध्य कैंसर ने उसकी माँ को कितना बदल दिया था। वही माँ जिसने उसे कभी मजाक में भी नहीं छिड़का, अब बात बात पर चिड़चिड़ा उठती थी। उसके लंबे लंबे बालों की जटाओं को जब दौलत किसी भी तरह नहीं सुलझा सकी तो एक दिन कैंची लेकर सब लटक काट दी। कटे बालों से झांकता रुगड़ा माँ का पीड़ित चेहरा उसकी पिकनिक की रंगीनी में रह रहकर उभर उठता और वह फिर उदास हो जाती। घर जाकर उसे फिर धीरे धीरे कदम रखकर माँ के कमरे में जाना होगा, स्टोव जलाकर चिकन सूप बनाना होगा और रात को जब वह मम्मी के बगल की चरपाई पर लेटकर रेक्सी को सपने में देखेगी तो सपना भी शायद रेक्सी को अहिल्या की ओर एकटक निहारने का ही चित्र प्रस्तुत करेगा। चलो भाई, अब देर मत करो, पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाएगी, उसने कहा और स्वयं एक एक कर चीजें समेट समेट कर टुकड़ी में रखने लगी। पिकनिक की रंगीनी का जाल बटोरकर सब कार में बैठकर घर लौटे तो सचमुच ही अंधेरा हो चला था। अहिल्या सबको एक एक कर घर पहुंचाकर लौटी तो देखा पापा के कमरे की बत्ती जल रही थी। उसे थोड़ा आश्चर्य ही हुआ, इतनी जल्दी तो पापा क्लब से भी नहीं लौटते थे। ओह, अहिल्या मौसी आई थी। मौसी के मीठे गले की हंसी सुनकर वह आश्वस्त हो गई। मौसी, उसने पुकारा। आ गई सोना। ओ विष्णु, गर्म चाय लाओ, बिटिया आ गई। कहो कैसी रही पिकनिक? मौसी के ग्रे साड़ी का आंचल उठाकर बड़े स्नेह से उसे गले में लपेटती अहिल्या मूढ़ा खींचकर उसके पास ही बैठ गई और बड़े दुलार से मल्लिका ने उसे अपनी गोदी में खींच लिया। और आप कहते हैं कि इस मोम सी गुड़िया को पहाड़ ले जाएंगे? आह, एक ही दिन की होई चोई में मुख कैमो सुखिए गए छे सोना माँ। अहिल्या की ठोड़ी को चुमकर मल्लिका ने माथे से लगाया। कैसा पहाड़ मौसी? अचकचाकर अहिल्या मौसी की गोद से छिटक कर बैठ गई। अपने आंखों में प्रश्न की जिज्ञासा भर उसने कर्नल की ओर देखा। हाथ में विस्की सोडा की चुस्की लेकर कर्नल मुस्काए। हाथ में विस्की रहने पर पापा का मूड कभी खराब नहीं होता, अहिल्या जानती थी। ऐसे ही अवसरों पर वह कर्ण सा दानी बन जाता था और शराब से घुलकर चित्त एकदम ही दर्पण बनकर झकझक कर उठता था। हर बात जानने की इतनी उतावली क्यों रहती है तुझे? बड़े प्यार से उन्होंने पुत्री की ओर देखकर धमक लगाई। नहीं पापा, कहिए ना, क्या सचमुच पहाड़ चल रहे हैं? हाँ, मैं तो कब से कहती आ रही थी कि सब पहाड़ तो देख लिए पर अपना पहाड़ नहीं देखा, पर आप तो सुनते ही नहीं थे। मल्लिका ने उसकी उलझी लटों को पीछे किया और बड़े दुलार के स्वर में बोली, और मेरा क्या होगा री? कलकत्ते की सड़ी गर्मी में मासी के हाड़ मांस का दरिया पकेगा, यही ना? क्यों? वाह रे! तमक्कर अहिल्या ने मासी के गले में हाथ डाल दिए। अब भी तो चलेंगे पहाड़। पिछली बार क्या हम शिलांग नहीं गए थे? उससे पहले दार्जिलिंग, मरी मंसूरी, कश्मीर, डलहौजी, धर्मशाला, कोई पहाड़ भी तो नहीं छूटा। फिर बताओ भला, इस बार तुम क्यों नहीं चलोगी? एक लंबी सांस खींचकर मल्लिका उठ गई। एक भेद भरी दृष्टि से उसने कर्नल की ओर देखा और पर्स उठा लिया। सब पहाड़ जाना तो मेरा नहीं हो सकता खुकमनी। बहुत प्यार उमड़ने पर वह अहिल्या को इसी नाम से पुकारती थी। अच्छा चलो, पर देख खुकू, उसने आदेश के स्वर में कहा और अहिल्या के कंधे पर हाथ रखकर उसके कान के पास झुकाई। पापा को इसके बाद विस्की सोडा मत देना, मांगे तब भी नहीं, बुझती? एक बार कर्नल पर स्नेहपूर्ण अधिकार की दृष्टि को मोहर लगा वह चली गई। मन ही मन वह कितनी क्षुब्ध होकर जा रही थी। उसने घंटों बैठकर कर्नल को समझाया था, पहाड़ तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर अहिल्या बंगाल की बेटी है, वह उब जाएगी। पर कर्नल अपनी जिद पर अड़ा था। लड़की विवाह योग्य हो गई थी, वह अंतरजातीय विवाह के पक्ष में नहीं था। एक बार पहाड़ जाकर पहाड़ी अदब कायदे और समाज से बेटी का परिचय कराना ही होगा। समाज और आत्मीय सज्जनों से नाता क्या सहज में ही तोड़ा जा सकता है? उसके दादा ने लिखा था, समाज और रक्त का बंधन विकट होता है शिवदत्त। अभी तुम्हारे पास साधनों की प्रचुरता है, तुम्हारा वैभव असीम है, पर एक दिन इस राशि सुख के बीच तुम सहसा अपने देश और अपने जन्मभूमि के लिए व्याकुल हो उठोगे। पहले भी कई बार तुम्हें पहाड़ आने के लिए लिख चुका हूँ और आज अंतिम बार बिना किसी वाक्याडंबर के लिख रहा हूँ भाई। अगर बासंती के विवाह में अपनी पुत्री को भी लेकर आ सकूं
तो हम सुखी होंगे। तुम्हारा दद्दा। पत्र के साथ ही दद्दा का चेहरा कर्नल की आंखों में तैर उठा। बंद गले का कोट, पट्टू का चुस्त पैजामा, घनी मूछों के नीचे एक अनोखे स्मित का आकर्षण। एक साथ ही दोनों खेल कूद कर बड़े हुए थे। छुट्टियों में अंग्रेजी छात्रावास से घर आया नन्हा शिवदत्त दद्दा के सहवास में अपने स्कूल की महिमा का मुखस्त किया हुआ पाठ भूल जाता। पतंग का मंझा कैसे घी से कांच से खरा बनाया जाता है, सुरती में चूना मलकर उसे खाने में कैसा मजा आता है, और पगली बुढ़िया टिपुली को तनिक सा उसकाए जाने पर ही वह लहंगा उठा उठा कर कैसी भयानक गालियां दे उठती हैं, ये सब शिवदत्त ने दद्दा से ही सीखा था। आज इतने वर्षों बाद दद्दा का निमंत्रण पाकर वह एक बार पहाड़ जाने को व्याकुल हो उठा। पहाड़ जाने में उसका अपना भी स्वार्थ नियत था। लड़की सयानी हो गई थी। जापानी, बंगाली, मुसलमान और क्रिस्तान विदेशी छोकरों की भीड़ जो उसकी दुहिता के चारों ओर भ्रमावली बनाकर मरड़ाने लगी थी, उससे कर्नल त्रस्त होता जा रहा था। अपने नवीन समाज की खोखली मानवता को वह परख चुका था। इसी से चाहता था कि पहाड़ में अच्छा वर और घर देखकर कन्यादान से मुक्ति पा ले। पहाड़ भी अब बहुत बदल चुका था। प्रायः ही उसे कलकत्ता के प्रवासी कुमाऊनी समाज से कुमायूं की नवीन प्रगति का ब्यौरा मिलता रहता। कैसे पंतों के सिरमौर धनेश पंत की कन्या एक मुसलमान के साथ भाग गई थी। उसके पड़ोसी श्री राम भट्ट के पुत्र ने भी एक मुसलमानी डाल ली थी। वही राम भट्ट जिनके घोर सनातनी चौके की लकड़ियां भी नित्य गंगा जल से धोई जाती थी। नई पीढ़ियां बहक कर रह गई थी, पर कर्नल की दृष्टि में दोषी नई पीढ़ी नहीं, पुरानी पीढ़ी थी। जैसे ही मनुष्य को पेट की क्षुधा समय पर भोजन न जुटने से निकृष्ट काम करने को बाधित हो जाती है, वैसे ही शरीर की क्षुधा को भी मनुष्य भुला नहीं सकता। सब समय पर ही कन्यादान की सप्तपदी से मुक्ति क्यों नहीं पा लेते। अहिल्या को मल्लिका आवश्यकता से अधिक छूट देती जा रही थी। रोनेन वांछनीय युवक था, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु वह किसी भी प्रकार मल्लिका से उसका प्रस्तावित रिश्ता मान लेने को तत्पर नहीं था। क्या है आपके पहाड़ में कोई ऐसा, उसने एक दिन कहा तो कर्नल की आंतें जल भून कर रह गई। अगर पहाड़ियों में ऐसी युक्ता न होती तो बड़ा आश्चर्य होता है मल्लू कि तुम इस समय यहाँ हो। घड़ी में रात के 2 बजे थे। चोट खाई सरपड़ी सी अहिल्या उठ गई थी और ओस भीनी रात्र के गहन अंधकार को चीरती पैदल ही चली गई थी। बड़ी मान मनोबल के बाद कर्नल उसे लौटा पाया था। वह स्वयं उसके बिना नहीं रह सकता था, किंतु इस बार उसने जी पक्का कर लिया। मल्लिका को वह पहाड़ नहीं ले जा सकता। पहाड़ तक यह खबर फैल चुकी थी कि अपनी फूहड़ पत्नी को निकालकर उसने एक बंगाली धर ली है। फिर अब उसे सयानी पुत्री के भविष्य का भी ख्याल रखना था। नहीं, मल्लिका का चलना इस बार किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगा, उसने दृढ़ स्वर में अहिल्या से कहा, और वह चुप रह गई। प्रत्येक ग्रीष्म में पहाड़ जाने की तैयारियां बड़ी उत्साह से होती थी। मौसी के साथ बाजार जाकर अहिल्या नाना वस्तुएं जुटाती थी। कई तरह का ऊन, बिनाई के लिफलेट, नाना नंबरों की बिनने की सिलाइयां, छाता, बरसाती, फिर राशन स्टोव, टिन फ्रूट, सभी कुछ तो साथ में जाता था। अच्छी खासी गृहस्थी ही संग चलती। सरकार काका को बड़ी सी कुर्सी के पहिए घुमा घुमा कर मल्लिका के नौकर, कर्नल के मोनोग्राफ चमकाते वेरा वटलर सब दल बांधकर पहाड़ चलते तो लगता लाट साहब का दफ्तर ही पहाड़ जा रहा है। अब के ऐसा कोई उत्साह नहीं था। नौकरों में से एक को भी साथ नहीं लिया गया। कर्नल नहीं चाहता था कि उसके भृतगण स्वामी के दीन सरल आत्मीय सज्जनों को देखें। अहिल्या अपने सूटकेस में दामी बनारसी और जामदानी साड़ियां रखने लगी तो मल्लिका ने फीकी हंसी हंसकर कहा, क्या करेगी इन दामी साड़ियों का, वहाँ न हो तो एक आध रख लो, वहाँ इनकी कीमत कौन आकेगा। कर्नल भुन्ना उठा। क्यों, क्या डोर जानवरों में जा रही है या सब कलापरखी तुम्हारे बंगाल में ही आकर बस गए हैं। आंखों में आंसू भरकर मल्लिका उठ गई थी। उस दिन संध्या अहिल्या मौसी से मिलने गई तो ताला बंद था। चौकीदार ने कहा, बहू जी की सास की तबीयत काशी में अचानक खराब हो गई। 3 बजे साहब और बहन जी को लेकर वे चली गई। मल्लिका ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। बिना उससे और पापा से मिले ही वह चली गई, और जब उसे पता था कि वे कल पहाड़ जा रहे हैं, उसने घर आकर पापा से कहा तो कर्नल का चेहरा क्षण भर को फीका पड़ गया। फिर उसने कहा, अहिल्या, मल्लिका नाराज है, इसी से मिलने नहीं आई। तुम बाजार जाकर बासंती के लिए गहनों का एक सेट ले आओ।
एक बार और बेटी, इस बार की पहाड़ की यात्रा बहुत आरामदेह नहीं होगी। न वहाँ मसूरी जैसी तड़क भड़क होगी, न तुम्हें वहाँ मन बहलाव के लिए वे साधन उपलब्ध होंगे जिनका तुम्हें अभ्यास है। अल्मोड़ा एक सीधा सा शहर है बेटी, जहाँ एक पत्थरों से पटी छोटी सी बाजार है। शायद अब एक आध सिनेमा घर भी बन गए हो, पर न वहाँ तुम्हें कलकत्ते का सा कोई साउथ क्लब मिलेगा और न रंगीले संगी साथी। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अल्मोड़े के जादू से अछूती नहीं रहोगी। वहाँ के सरल बंधु बांधवों का स्नेह, प्रकृति का आकर्षण सब तुम्हें बांध लेगा। एक बात और भी है बेटी, कर्नल का स्वर गंभीर हुआ आया। मैं चाहता हूँ कि तुम उस समाज में जाकर अपने शील स्वजन और कुल का नाम उज्जवल करो। यह ठीक है कि मैंने तुम्हारे रैक्सी, रौनी, समीर और ध्रुव सरकार के आने जाने पर कभी रोक टोक नहीं रखी, पर वह केवल इसीलिए कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा तुम पर वह विश्वास अछूट रहे। अब तुम जा सकती हो अहिल्या। अहिल्या कई दिन से अपने पापा में एक विचित्र परिवर्तन देख रही थी। बोलते बोलते वह सहसा एक अभेद चुप्पी के आवरण में अपने को रेशम के कीड़े की तरह लपेटकर खो जाता। मल्लिका से प्रायः ही उसकी झड़प के तीखे स्वर उसके कमरे तक तैरते चले आते। वह जानती थी कि बहस का कारण वही थी। मल्लिका पूरी तरह उसे अपने समाज में मिलाना चाह रही थी। यह ठीक था कि वह बचपन ही से मौसी के ब्रह्म समाजी मंदिर में माधव उत्सव में बिना किसी जोर दबाव के ही आती जाती, और कुछ अंश तक यह भी ठीक था कि बंगाल से उसे किसी प्रकार का बनावटी प्रेम नहीं था। किंतु बचपन से ही पुराने धान के लहलहाते खेत को देखी थी। देवदार के घन द्रुमों को उसने देखा ही कब। धुएं से मलिन कलकत्ते के गगनांगन की माया क्या भव्य हिमालय पर तने शुभ्र नीला आकाश को देखकर छूट नहीं जाएगी? फिर यह तो सचमुच ही मौसी की जाती है। बात दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। पहाड़ से लौटने तक मौसी को स्वयं ही अपनी भूल ज्ञात हो जाएगी। अहिल्या बाजार से पन्ना का एक बहुमूल्य सेट लेकर लौटी तो कर्नल अपने सूटकेस में अनाड़ियों की भांति सूट ठूसे जा रहा था। अचानक अहिल्या का जी भर आया। यह सब काम मल्लिका ही आज तक किया करती थी। हटिए पापा, लाइए मैं सामान लगा देती हूँ। देखिए, यह रहा गहने का सेट। इससे सुंदर तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। बड़ा सा पन्ने का हार मखमल के डिब्बे में झकझक कर उठा। कर्नल ने डिब्बे को बंद करके सूटकेस में धर दिया और कागज के डिब्बे से एक बहुमूल्य साड़ी निकाल कर कहा, यह तेरी मौसी न जाने किस दुकान से ऑर्डर कर भिजवा गई है। फालसाई साड़ी के जरदार आंचल पर एक सुनहरे कार्ड में लिखा था, बासंती को मल्लिका। अहिल्या ने देखा साड़ी डिब्बे में पैक करने से पहले पापा ने उसकी दृष्टि बचाकर कार्ड निकालकर जेब में रख लिया। वह मन ही मन समझ गई कि पापा अपने समाज में मौसी का अज्ञात परिचय ही देना चाहते हैं। एक दिन की लंबी यात्रा के बाद अहिल्या काठगोदाम पहुंची तो शरीर में स्वयं ही अनजानी फुर्ती सी आ गई। काठगोदाम से कर्नल की टैक्सी धीरे धीरे पहाड़ की घुमावदार चढ़ाई को चीरती बढ़ने लगी। कांच से आती ठंडी हवा के थपोड़े से अहिल्या के बाल इधर उधर उड़ने लगी। कैसा विचित्र गिरवैभव था, कैसी अपूर्व सुषमा। दूर दूर तक आकाश को घेरे बादलों के टुकड़े धीर मंथर गति से बहे जा रहे थे। कहीं पर धूमिल रिबन सी छोटी जलधारा दूर दूर तक जाकर वृक्षों के झुरमुट में खो गई थी। गर्म पानी के मोटर स्टेशन के पास जाकर उनकी टैक्सी रुकी और कई चिथड़ों में लिपटे गोरे सरल मुस्कुराते बालकों ने कर्नल की टैक्सी को घेर लिया। स्ट्रॉबेरी लीजिए साहब, वेरी चीप बास्केट जू, ओनली 1 रुपी, वेरी स्वीट। रसीली नारंगी नन्हे स्ट्रॉबेरी का एक दोना लेकर अहिल्या चूसने लगी। यहाँ का खाना प्रसिद्ध है बेटी, यहाँ स्ट्रॉबेरी नहीं पुड़िया खाई जाती हैं। स्ट्रॉबेरी तो विदेशी टूरिस्टों के लिए है, हम पहाड़ियों के लिए नहीं। और तुम्हें यहाँ की प्रसिद्ध तिवारी दुकान पर ले चलें। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।